हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका कुमारी एंड आई एम पीआरटी इन केंद्र विद्यालय। मैं यूपी टेट के पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मैं पीवाईक्यू के साथ साथ उन सारे पीवाईक्यू में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरीज आ रही है उनको पूरा एक्सप्लेन करूंगी और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के अदर क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करूंगी। तो इस तरह से आपका जो जैसे कि हमें बोला जाता है ना कि पीवाईक्यू करना चाहिए हमें, तो वो इसलिए बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस नहीं करने, उससे उसका सार निकालना है और उसके बाद जो जो उस क्वेश्चन में आया हुआ है वो सारी थ्योरी खत्म कर देनी है। तो मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगी और 30 दैट मीन्स आप 30 थ्योरीज भी कंप्लीट कर लोगे। तो ये मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका, जैसे अदर लोग करते हैं, एक वीडियो में सिर्फ एक चीज समझाते हैं, वो भी जो सबको ही आता होता है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम है? तो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी दी थी, जिसको कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी बोला जाता है, एसआर थ्योरी भी बोली जाती है। और इसी में उसने प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज दिए थे, जिस प्राइमरी लॉ को मुख्य नियम बोला जाता है और सेकेंडरी लॉज को गौण नियमों में गिना जाता है। तो प्राइमरी 3 लॉज थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट। दैट मीन्स जो लॉ ऑफ एटीट्यूड है वो प्राइमरी लॉ में नहीं आता है, तो ये होगा हमारा आंसर। बाकी सारे लॉज भी हम देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने 3 लॉ दिए थे, तत्परता का नियम जो प्राइमरी लॉज हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम मतलब जितना आप उस चीज को प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा उस चीज को आप याद रख पाओगे। तत्परता का नियम जो हम बोलते हैं ना कि जब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कौन सा जो थॉर्नडाइक का नियम है वो अप्लाई होता है, तो तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, आप उस चीज को सीखने के लिए रेडी होने चाहिए फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज हम कर रहे हैं उससे हम सेटिस्फाई हुए, हम उससे संतुष्ट हुए, तो वो चीज हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर उसके परिणाम जो है यानी जो उसका इफेक्ट है, जो उसका प्रभाव है वो सुखद नहीं हुआ, परिणाम हमारे मुताबिक नहीं हुआ, तो हम उससे सीखना बंद कर देते हैं, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट, ये 3 नियम जो है वो प्रमुख नियम है। इसके अलावा सेकेंडरी लॉज में बहुत सारे लॉज आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस, वो ये हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, बहुप्रतिक्रिया का नियम, यानी जब भी हम सीख रहे होते हैं तो हम बहुत सारे रिस्पॉन्सेज देते हैं और उनमें से बेस्ट चूज करते हैं जिससे हमें उसका परिणाम प्राप्त हुआ होता है, सही परिणाम प्राप्त हुआ होता है। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, यानी किसी भी चीज को सीखने के लिए हमारा एटीट्यूड कैसा है वो हमारे मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है कि हम उसे सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तभी हम उसे सीख सकते हैं। हमारा एटीट्यूड कैसा है, लॉ ऑफ एटीट्यूड या मानसिक स्थिति का नियम ये कहता है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी यानी आंशिक क्रिया का नियम, किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को या किसी भी जो कठिन कार्य है उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखना, ये हमें ये नियम सिखाता है। लॉ ऑफ एनालॉजी या एसिमिलेशन यानी जो भी हमारे पास न्यू एक्सपीरियंसेस आए उसको पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर सॉल्व करना, ठीक है, ये एनालॉजी या एसिमिलेशन का लॉ है। ये सारे सेकेंडरी लॉज हैं। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग लॉ यानी साहचर्य परिवर्तन का नियम, यानी एक उद्दीपक के प्रति होने वाली जो प्रतिक्रिया है उसको दूसरों से भी जोड़ देते हैं हम, तो उसको हम लॉ ऑफ शिफ्टिंग बोलते हैं, एसोसिएटिव शिफ्टिंग बोलते हैं। तो ये सारे जो लॉ थे वो थॉर्नडाइक के प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज थे। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा इस वाले टॉपिक से। एक और क्वेश्चन आता है थॉर्नडाइक थ्योरी में कि थॉर्नडाइक थ्योरी के और कौन कौन से नाम है, तो कनेक्शनिज्म की थ्योरी थॉर्नडाइक की थ्योरी को ही कहा जाता है। एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी जो है थॉर्नडाइक की थ्योरी को कहा जाता है। ट्रायल एंड एरर तो आपको पता ही है। कोलर ने हमें इनसाइट थ्योरी दी है, यानी सूझ द्वारा, जैसे अदर बिहेवियरिस्ट मानते हैं या बाकी सारी जो लर्निंग थ्योरी है वो ये मानती थी कि हम टुकड़ों में सीखते हैं, हम ब्रेक्स करके सीखते हैं, हम ट्रायल एंड एरर करके सीखते हैं। पर जो इनसाइट थ्योरी है वो ये नहीं बोलती। इनसाइट थ्योरी ये बोलती है कि हम चीजों को संपूर्णता से सीखते हैं, यानी कि एज अ होल सीखते हैं, टुकड़ों में बांट के नहीं सीखते हैं। हमारे आसपास जो भी चीजें उपलब्ध हैं उनका यूज करके हम कोई अपने अंदर सूझ को उत्पन्न करते हैं और
उसी सूझ से हम समस्या का समाधान करते हैं। उसे हम यूरेका मूवमेंट कहते हैं या आहा मूवमेंट भी कहते हैं, जब हमें ये इंसाइट मिलती है किसी भी जो हमारी जो समस्या है, जब हम उसका एकदम से समाधान ढूंढते हैं इन सब अपनी सूझ का इस्तेमाल करके, अचानक से किसी समस्या का हल कर देना ही इंसाइट होता है। तो इंसाइट थ्योरी किसने दी है? कोहलर एंड कोफका ने, जिन्होंने चिंपैंजी के ऊपर ये थ्योरी चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और चिंपैंजी का नाम क्या है? तो सुल्तान। ये भी एक क्वेश्चन है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। वाइगोस्की ने कहा था कि जो ह्यूमंस हैं, ये जो बुक है वो ये गाल्टन की ये जो बुक है वो ये दर्शाती है कि जो हमारे जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब हमारी जो पर्सनैलिटी है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक्स पे। यानी कि अगर आपके मम्मी पापा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आप भी इंटेलिजेंट होंगे। अगर आपके मम्मी पापा जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं किसी चीज में तो आप भी ऑटोमेटिकली उसमें अच्छे होंगे। ये आपका हेरिडिटी है। तो इसी तरह उन्होंने एक वर्ड दिया था, यूजेनिक्स करके एक वर्ड दिया था। इसके बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है जो लास्ट में शायद इसके। तो यूजेनिक्स का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब क्या है? इस किताब में जो इस वर्ड को जो गाल्टन ने दिया है, इसका मतलब है कि जैसे कि हम बेस्ट ब्रीड जब हम करते हैं, जब हम चाहते हैं कि कुत्तों या फिर किसी भी जानवर का एक बहुत एलीट या बहुत क्या कहते हैं अच्छा ब्रीड हमें मिले, तो हम अच्छी ब्रीड्स को ब्रीडिंग करवा के तब जाके उसको तब हम सिमिलर चीज को जो है उत्पन्न करवाते हैं। इसी तरीके से इस बुक में ये कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा वर्ग, एक इंटेलिजेंट वर्ग आप चाहते हैं या एक बुद्धिमान लोगों का एक वर्ग चाहते हैं, तो आपको जो है वो बुद्धिमान लोगों का मैरिज करवाना पड़ेगा। यानी मेल और फीमेल दोनों ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। और ऐसे लोगों का अगर मैरिज होगा तो एक गिफ्टेड रेस जो है उसका डेवलपमेंट होगा। यूजेनिक्स का मतलब उसने यही बताया है कि बेस्ट जो तो यूजेनिक्स का मतलब उसने यही बताया कि अगर समाज को बहुत ज्यादा बेहतर बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल बुद्धिमान लोगों को ही का एक दूसरे के साथ मैरिज कर दो, अपने आप जो उनकी पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान पैदा होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न 6 पे। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? यानी कॉग्निटिव अचीवमेंट का लोएस्ट लेवल क्या है? तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का लोएस्ट लेवल पूछ रहा है, विच इज नॉलेज। नॉलेज जो होता है वो सबसे लोएस्ट लेवल होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको प्रीवियस वाला भी याद करना है और जो रिवाइज्ड है वो भी याद करना है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो यूपी टेट में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत पूछा जाता है। तो ये लेटेस्ट वाला है जिसमें रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट, ये सारे स्टेप्स हैं। ये सारे कॉग्निटिव डोमेन के, जिसमें हम रिमेंबर में सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट लेवल होता है जिसमें हम फैक्ट्स को रिकॉल करते हैं जस्ट। फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं जब हम उन चीज़ों की व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अप्लाई जब हम उसे नई परिस्थिति में अप्लाई करते हैं, उपयोग करते हैं सीखी हुई चीज़ को। एनालाइज मतलब हम उसको टुकड़ों में तोड़कर उसकी जांच करते हैं। और इवेल्युएट मतलब उसकी जो है उसको सिंथेसाइज करके, मतलब बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर उसकी जो है इवेल्युएशन करते हैं। और क्रिएट सबसे हाईएस्ट लेवल माना गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट लेवल क्या है कॉग्निटिव डोमेन का, तो क्रिएटिंग हाईएस्ट लेवल होता है, यानी सृजन करना। इसके अलावा बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ मूल्यांकन स्तर के लक्ष्य के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, और उस चरण को पहचाने जहां छात्र एक जटिल तर्क का विश्लेषण करता है। यानी विश्लेषण हम कब करते हैं? एनालाइजिंग में हम विश्लेषण करते हैं। तो ये वाला वो स्टेप है। तो स्टेप्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और डिफरेंस क्या है 2001 वाले ब्लूम्स रिवाइज लेवल्स में और 1956 के लेवल में क्या डिफरेंस है? तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये जो रिमेंबर लिखा हुआ है, पहले यहाँ पर नॉलेज 1956 में इसको नॉलेज बोला जाता था। और ये जो क्रिएट हाईएस्ट लेवल है उसको नहीं दिया गया था, इवेल्युएट को हाईएस्ट लेवल दिया गया था और इसकी जगह सिंथेसाइज था इवेल्युएट की जगह। तो ये डिफरेंसेस है। इसके अलावा हाउ डज द कॉग्निटिव डोमेन इन्फ्लुएंस करिकुलम,
उसके बाद कौन सा चरण में जो है वो ज्ञान को नई परिस्थिति से उपयोग करना सीखते हैं हम, तो अप्लाई में हम नई परिस्थितियों में उसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन स्टेप्स पे पूछे गए हैं, बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपी टेट का ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो आप एक एक स्टेप को याद करना है आपको, बाकी इस इमेज में आपको दिख ही रहा है बहुत अच्छे से। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है, यानी द लास्ट स्टेप ऑफ द माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग किसने दिया है, पहले तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओगे। उसके बाद हम देख लेते हैं, तो किसी भी चीज का अंतिम जो सोपान होता है, स्टेप हो सकता है, वो फीडबैक हो सकता है। तो रीफीडबैक सबसे अंतिम सोपान है। इसके हम बाकी सारे सोपान या स्टेप्स देख लेते हैं। प्लानिंग फर्स्ट होता है, फिर टीचिंग, फिर फीडबैक। और अगर कुछ कमी रह गई है उस लेसन प्लान में, तो हम रीप्लान करते हैं उसको, फिर रीटीच करते हैं, और फिर रीफीडबैक इज द फाइनल स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। तो दो तरह के चिंतन होते हैं अपसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होता है उसमें वन या क्लोज आंसर्स होते हैं, जैसे हम बोल लेते हैं वन वर्ड आंसर या एमसीक्यू, ये सारे जो होते हैं वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग में हमें बहुत सारे एक ही क्वेश्चन पे हमें बहुत तरीकों से सोचकर, बहुत अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर और अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करके हमें बहुत सारे आंसर्स देने होते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है विचार प्रवाह, यानी फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, कि आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज होने चाहिए उस चीज को जवाब देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात कर रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ऑसबॉर्न ने ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड दी है, जिसमें हम बहुत सारे आइडियाज को एक ही क्वेश्चन पे हम एक ग्रुप बनाते हैं, किसी भी लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसपे अलग अलग आइडियाज, अलग अलग जो आंसर्स है उसको सोचा जाता है और उस पर चर्चा की जाती है। ये बहुत सारे आइडियाज को निकालने के लिए, एक समस्या के लिए बहुत सारे आइडियाज को निकालने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड यूज किया जाता है। ये बहुत अच्छा मेथड होता है, वो देख लेते हैं एक बार वो सारी लिस्ट। किंडरगार्टन फ्रेडरिच फ्रॉबेल ने दिया है। मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी मेथड दिया है। सोशियोमेट्री एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो ये जेएल मोरेनो ने दिया है। प्रोजेक्ट मेथड सबको ही पता है, किलपैट्रिक जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रैग्मेटिज्म, जॉन डीवी ने दिया है। ह्यूरिस्टिक मेथड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। फील्ड मेथड ज्यादा नहीं पूछा जाता है, स्टिल याद रखना है आपको, पेस्टोलॉजी ने दिया है। ब्रांच प्रोग्राम लर्निंग नॉर्मन ने दिया है, और एक होता है लीनियर प्रोग्राम मेथड जो कि स्किनर ने दिया है यहाँ पर। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये भी पूछे जाते हैं, ये स्किनर वाला तो पूछा हुआ है। बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी सबको ही पता है। यूनिट अप्रोच मॉरिंसन ने दिया, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। डेक्रोली मेथड तो नहीं पूछते इतना, ब्रेल मेथड भी नहीं पूछते, प्रोसेस मेथड भी इतना नहीं पूछा जाता है। डायलॉग मेथड पूछ सकते हैं, तो प्लेटो ने दिया है। और माइक्रो टीचिंग जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर जो होता है वो ड्यूलाइट एलन, अगर आपको एक आंसर चुनना हो तो ये एलन ने दिया है, ठीक है। और साथ साथ इनके जो प्लेसेस है वो याद कर सकते हो तो याद कर लेना, वरना इतना ज्यादा फैक्ट्स याद करने लायक होते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है वो किससे संबंधित है। तो ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड को जज करने के लिए टेस्ट बनाए जाते हैं। तो ये जो डेवलप किया था, इनमें कार्ड्स दिए जाते हैं और उन कार्ड्स को, कुछ कलरफुल कार्ड होते हैं, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड होते हैं, उन कार्ड्स को दिए जाते हैं और फिर उन जो भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके आधार पर वो उनको जज करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है उनको जज किया जाता है, उनकी पर्सनैलिटी इसी से मेजर की जाती है। तो ये मुर्गन और मुरे दोनों ने दिया था, तो आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुल कितने कार्ड्स होते हैं, तो 31 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से एक ब्लैंक होता है, बाकी 30 जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं या फिर कलरफुल भी होते हैं उसमें कुछ। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग यानी सृजनात्मक
चिंतन की प्रथम अवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है? तो प्रिपरेशन कहलाती है। 4 अवस्थाएं होती है इसमें, आयोजन, उद्भव, प्रबोधन और संशोधन। इसमें तो क्रिएटिव थिंकिंग के प्रिपरेशन वाला पूछा हुआ है। बाकी मैंने अदर जो पेपर्स देखे थे उसमें इंक्यूबेशन और इल्यूमिनेशन के बारे में पूछा गया था। तो इसमें क्या अंतर है? देखो, जो इंक्यूबेशन वाला जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, जब हमें कोई प्रॉब्लम दी गई है, हम उस पर अपने थिंकिंग लगा रहे हैं, तो हम उसके लिए बहुत सारी चीजें सर्च वगैरह करते हैं, तो वो प्रिपरेशन में आता है। उसके बाद जब हम उस प्रॉब्लम को खुद से डिटैच कर लेते हैं, हम उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, उस स्टेज को इंक्यूबेशन बोलते हैं, जब हम अपने माइंड को फैटीग से बचाने की कोशिश करते हैं। और इल्यूमिनेशन होता है जब हम एकदम से उसका एक आइडिया ढूंढ लेते हैं, इसको यूरेका या आहा मोमेंट बोलते हैं। यही पूछा गया है बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन कि आहा मोमेंट कौन से जो स्टेप को बोला गया है क्रिएटिव थिंकिंग में, तो इल्यूमिनेशन को बोला गया है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रबोधन। उसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक की थ्योरी को कहा जाता है। कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी थॉर्नडाइक की थ्योरी को कहा जाता है। इन्होंने कैट पे प्रयोग किया था। ठीक है, अब कुछ और भी जान लेते हैं, जैसे इनकी थ्योरी को कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी बोला जाता है। अब कनेक्शन किनके बीच में है, क्योंकि ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के जो कनेक्शन की थ्योरी है उसमें किसकी कनेक्शन की बात कर रही है, तो उत्तेजना और प्रतिक्रिया, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की। ठीक है, इसके अदर नाम है कनेक्शन थ्योरी यानी संयोजनवाद का सिद्धांत, बंधन सिद्धांत, प्रयास त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर जिसे बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर जिसे हम बोलते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी भी इसे ही बोलते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट एक प्राइमरी इसका लॉ है। पजल बॉक्स थ्योरी भी इसे ही बोलते हैं। इस पे कुछ प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है जो बिल्कुल फैक्ट बेस है, सीधे सीधे पूछे गए हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है? कनेक्शनिज्म, बॉन्ड थ्योरी, ट्रायल एरर थ्योरी, इफेक्ट थ्योरी, पजल बॉक्स थ्योरी। इसके अलावा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के मुख्य तत्व कौन से हैं, तो कौन कौन से होंगे? स्टिमुलस जिसपे हमें स्टिमुलस जो हमें उत्तेजित करता है उस काम को करने के लिए, ऑर्गेनिज्म जो उत्तेजित होता है, जैसे इसमें कैट थी। रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स कैट ने किए, बहुत सारी चीजें उस बॉक्स को ओपन करने के लिए जो उसने किया वो उसके रिस्पॉन्स थे। और कनेक्शन, जब उसने एक कनेक्शन बिठा लिया कि हाँ जब मैं ये लीवर दबाऊंगी तो ये बॉक्स खुल जाएगा, तो ये कनेक्शन और लर्निंग, उसने सीख लिया लीवर दबाना और खुद से बाहर निकलना। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, तो थॉर्नडाइक बोलता है कि हम सीखते हैं ट्रायल और एरर से, यानी प्रयास और त्रुटि करके ही हम सीखते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? मैंने जैसे बताया ही था कि लॉ इफेक्ट का मतलब है जिस चीज से हम संतुष्ट हो जाते हैं वो हम कंटिन्यू करते हैं, और जिससे नहीं होते हम उसको सीखना छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो पर्सनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर, तीनों ही हमें जो होता है अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था, तो हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। इसने 8 टाइप के मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए थे। इंटेलिजेंस और जो पर्सनैलिटी टॉपिक है वो यूपी टेट का फेवरेट टॉपिक है। मैंने बहुत क्वेश्चंस देख लिए इस पे, तो इनको बहुत ही अच्छे से कर लेना। इसके बाद देखो अगला भी इंटेलिजेंस पे है। स्पीयरमैन ने कौन सा थ्योरी दिया था, तो स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, यानी बहुबुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जिसमें उसने जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात करी है। जी यानी सामान्य कारक और एस यानी विशिष्ट कारक। ऐसे यूनिफैक्टर थ्योरी या 1 फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बीनेट ने दिया था। और ट्रायर्किक थ्योरी यानी 3 तंत्र सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हमें दिया था स्टेनबर्ग ने। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसको डिटेल में कर लेना। मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो हमें थर्नस्टॉन ने दिया है, मल्टी फैक्टर थ्योरी। और जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो हमें हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, जिसमें उसने लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, इन सारे जो इंटेलिजेंस है उस पर बात की है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं, जैसे कि हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, तो आईक्यू किसने डेवलप किया है, तो अल्फ्रेड बीनेट इसका आंसर आएगा।
फिर ज्यादातर क्वेश्चन जो होगा आपको गार्डनर पे ही मिलेगा, उसकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है और उसके टाइप्स है उस पे मिलेंगे ज्यादा क्वेश्चन। फिर स्पीयरमैन का जी फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो जनरल, यानी जी जनरल फैक्टर जिसे हम बोलते हैं सामान्य फैक्टर, जो सब में होती है। और इसके ऊपर भी टेस्ट ऑन, हाँ, इंटेलिजेंस पे भी जो वर्बल टेस्ट होते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, वो भी यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन होता है। वो पूछ लेता है कि ये किसने डेवलप किया है, ये वाला वर्बल टेस्ट, ये वाला जो नॉन वर्बल टेस्ट है इंटेलिजेंस का, वो किसने डेवलप किया। तो ये भी अच्छे से कर लेना, बाकी मैंने लिख रखा है, अभी आगे आएगा क्वेश्चन इस पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मेथड। फिर से मेथड पे क्वेश्चन आया, सबसे इजी यही क्वेश्चन होता है कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, तो किलपैट्रिक, ये तो याद हो जाना चाहिए अब तक। पाठ योजना के पंचपदीय प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे, तो हर्बर्ट ने 5 स्टेप लेसन प्लान दिया है हमें। और इनके जो स्टेप्स है इन पे भी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम जो है इंट्रोडक्शन या क्या जो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग है वो कौन से स्टेप पे करते हैं, तो प्रस्तावना में करते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग, ये 5 स्टेप्स हैं पदीय प्रणाली के, जो कि हर्बर्ट ने दिया है हमें। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है, इनका सीक्वेंस भी याद रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं पर्सनैलिटी। फिर से आ गया पर्सनैलिटी के, आपने देखे होंगे पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस के खूब क्वेश्चन और काफी डीप क्वेश्चन है। अभी डीप क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो बहुत सारे टाइप से व्यक्तित्व को जांचने की कोशिश की गई थी, जिसमें से इन्होंने पूछा है कि ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स के आधार पर किसने जांचने की कोशिश की है, तो कैनन ने ग्लैंड्स के आधार पर जो है बाइफरकेट करने की कोशिश की थी। और इसी में आपने बाकी सारे जो नाम देखे, उसमें क्रेशमर जो है उसने शरीर की रचना के आधार पर कि हम कैसे दिखते हैं उसके आधार पर, ग्लैंड्यूलर सिस्टम के आधार पर जो है वो कैनन ने किया था। इसी तरह बाकी सबका भी पढ़ लेते हैं। क्रेशमर और शिल्डर दोनों ने ही बॉडी टाइपोलॉजी के आधार पर जो है वो बाइफरकेट किया था। जैसे शिल्डर ने एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ ये दिया था, और क्रेशमर ने पिकनिक, एथलीट और लेप्टोसॉम दिया था। यानी एंडोमॉर्फ या पिकनिक वो लोग होंगे जो थोड़े गोलाकार होंगे, जो थोड़े मोटे होंगे और बहुत ज्यादा खुश मिजाज होंगे। मीजोमॉर्फ एथलीट टाइप के लोग होते हैं, जो बिल्कुल एकदम आप बोल सकते हो जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, जिनकी बॉडी अच्छी होती है। और एक्टोमॉर्फ या लेप्टोसॉम वो होते हैं जो बहुत ज्यादा पतले, थिन, लंबे होते हैं। तो इन ट्रेट्स के आधार पर उनकी पर्सनैलिटी को उन्होंने जज किया था, या पर्सनैलिटी जजिंग ट्रेट्स माना था क्रेशमर और शिल्डर ने। ये कुछ डिफरेंसेस है, जो ओवरव्यू है कि जुंग है हमारे, उन्होंने एनालिटिकल थ्योरी दी थी साइकोलॉजिकल टाइप्स की, जिसमें उन्होंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात की थी। ये तो बहुत फेमस है, आपको पता ही है। फिर शिल्डन ने सोमोएटो टाइप थ्योरी दी थी, या बॉडी टाइप भी बोल सकते हो, जिसमें उसने फिजिक्स और टेम्परामेंट को लिंक किया था। जैसे कि एंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, रिलैक्स होते हैं, बहुत खुश होते हैं। मीजोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो थोड़े अच्छे, मतलब उनकी फिजिक अच्छी होती है, एनर्जेटिक होते हैं, करेजियस होते हैं। एक्टोमॉर्फ वो होते हैं जो बहुत ज्यादा थिन, पतले होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, रिस्ट्रेन्ड होते हैं, हमेशा थके थके से होते हैं। ठीक है, इसी में कैनन ने एंडोक्राइन थ्योरी दी थी, यानी ग्लैंड्यूलर थ्योरी किसने दी थी, कैनन ने। थायराइड, एड्रेनल और पिट्यूटरी 3 ग्लैंड्स को लेकर इन्होंने बात की थी कि थायराइड जो होता है मेटाबॉलिज्म या एक्साइटेबिलिटी को दर्शाता है, फाइट और फ्लाइट जो होता है एड्रेनल को बोला जाता है, और इस हिसाब से इन्होंने बोला था। स्प्रेंगर की वैल्यू बेस्ड थ्योरी होती है, जिसमें वो प्राइमरी लाइफ वैल्यूज को और इंटरेस्ट को लिंक करके उन्होंने बोला था कि थ्योरेटिकल जो होते हैं नॉलेज या थ्योरेटिकल जो लोग होते हैं नॉलेज और ट्रुथ पे वो करते हैं, इकोनॉमिक जो होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा, एस्थेटिक जो होते हैं ब्यूटी या हार्मनी पे डिपेंड करते हैं, सोशल जो होते हैं वो पीपल वो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से प्यार करते हैं, पॉलिटिकल जो होते हैं वो पावर और इन्फ्लुएंस को ज्यादा महत्व देते हैं, और रिलीजियस जो होते हैं यूनिटी और मीनिंग को। तो ये इनकी कैटेगरी थी, और ये देख लेना एक बार दोबारा से। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है।
यानी क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आराम से अच्छे से देख लेना, बहुत सारे स्टेटमेंट्स को एक बार, सब सारे जो प्रीवियस ईयर के हैं एक बार कहीं लिख लेना और उसको देख कर जाना अच्छे से। इसमें तो हाँ रटना ही है। तो ये कथन जो है वो क्रो का कथन है, ये क्रो एंड क्रो। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इनेट एबिलिटी, एज अ रिजल्ट ऑफ इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट। तो जहां रेनफोर्समेंट आ जाए वहीं पर स्किनर की बात आ जाती है, वो बढ़ती जाएगी। तो इमिटेशन और रेनफोर्समेंट पे फोकस किया था स्किनर ने। अब हम आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? यानी जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं उसको 14 टाइप्स में किसने बांटा था? तो मैकडोगल ने बांटा था इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक बार 14 इंस्टिंक्ट्स को एक बार देख भी लेना कि अब ज्यादा डीप पूछना चाहे तो पूछ ले कि इनमें से कौन सा जो है वो 14 इंस्टिंक्ट्स में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये रहे वो 14, एक बार इनको देख लेना। ये तो याद ही करने वाला है, इसमें है नहीं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन है? तो ये कथन फिर से वाला कथन याद ही करना है आपको। तो ये कथन किसने बोला है? तो डिमविल ने बोला है इसे। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? फिर से इन्होंने प्राइमरी लॉज के बारे में पूछा है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट प्राइमरी लॉ होते हैं। मल्टीपल रिस्पॉन्स का लॉ सेकेंडरी लॉ होता है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट है। मैंने बताया था कि नॉन वर्बल या वर्बल टेस्ट जो है वो भी यूपी टेट का बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। तो जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वो जलोटा ने दिया था, हमारे इंडियन बच्चों के लिए था ये। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें मल्टीपल चॉइस जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे उनकी जो इंटेलिजेंस है उसको मेजर करने के लिए, एक तरह से उनको लेबल करने के लिए कि कौन से डल बच्चे, कौन से एवरेज है, अबव एवरेज है, इस तरह से। अब ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं दो कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल जिसमें हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, नॉन वर्बल जिसमें पैटर्न्स या ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम वर्बल इंटेलिजेंस देख लेते हैं। तो बीनेट साइमन स्केल टेस्ट जो है वो अल्फ्रेड बीनेट और साइमन दोनों ने मिलकर इस टेस्ट को बनाया था। फिर स्टैनफोर्ड बीनेट स्केल टेस्ट ये टर्मन ने बनाया है। यही आएगा आपके में क्वेश्चन आएगा तो कि टेस्ट नेम और उसका प्रोफाउंडर कौन है। की फीचर्स इतने नहीं आएंगे। हाँ ये आता है कि हाँ हु इंट्रोड्यूस द आईक्यू, तो बीने ने जो है वो आईक्यू को इंट्रोड्यूस किया था। और फर्स्ट मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट कब दिया गया था? तो 1905 में। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्मी अल्फा टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट यर्क्स ने दिया है। ये ग्रुप ऑफ वर्बल टेस्ट होता है लिटरेट आर्मी रिक्रूट्स के लिए। जलोटा जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो अभी पूछा है, ये एसएस जलोटा ने दिया था। पॉपुलर टेस्ट है ये भी, वो जो कि हिंदी में है। सीआईई वर्बल ग्रुप टेस्ट उदय शंकर ने दिया है। स्टैंडर्डाइज ग्रुप टेस्ट है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी ये चारों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों तो भूलना ही नहीं। आ जाते हैं नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट, क्योंकि हम इसमें लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे तो परफॉर्मेंस को हम देखते हैं इसको, इसलिए इसको परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें पिक्चर, सिंबल्स, फिजिकल टास्क या ऐसी चीजों का यूज किया जाता है जिसमें हम अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोग पढ़े भी नहीं होते ना पर इंटेलिजेंट तो वो भी होते हैं ना, तो इसलिए ऐसे टेस्ट बनाए जाते हैं। तो राविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किसने बनाया? तो ये तो सिंपल है, राविन ने ही बनाया है। कल्चर फेयर टेस्ट यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न, अभी आर्मी अल्फा टेस्ट पढ़ा था। अब ये आर्मी बीटा टेस्ट जो है वो नॉन वर्बल टेस्ट है, जो कि ये भी यर्क ने ही दिया है और ये इलिटरेट पीपल के लिए, तो ये डिफरेंस है। भाटिया बैटरी टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सीएम भाटिया ने बनाया इसे। को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कैटल कल्चर फेयर टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, रेमंड कैटल ने बनाया है इसे।
तो ये जिसमें मैंने मार्क कर दिया वो तो जरूरी याद कर लेना। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? तो स्पीयरमैन ने किया है, हमने पढ़ा ही है। कॉहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहता था कि अधिगम एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, बिल्कुल नहीं। परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, यस। तो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, यानी परिस्थिति को समग्र रूप से देखना उसने सिखाया था, ना कि पार्ट्स में। ये इनसाइट थ्योरी है कॉहलर का, जिसमें हमने चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। उसको केले लेने थे, उसने बहुत कोशिश की, पहले उछला, फिर बॉक्स लगाए, बॉक्स से भी नहीं पहुंचा, फिर उसने बॉक्स और छड़ दोनों को लगा के देखा, दोनों को, फिर वो बैठ गया बिल्कुल एकदम। फिर एकदम से उसने देखा कि अच्छा बॉक्स पे खड़े होकर लकड़ी से भी निकाला जा सकता है। एकदम से उसकी बत्ती जली, उसको हम बोलते हैं इंसाइट। तो अचानक से उसका समाधान उसने ढूंढ लिया, जब उसने सारी चीजों को, अपने आसपास की सारी चीजों को यूज किया। तो इसे ही सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। आहा या अनुभव इसमें इंपॉर्टेंट होता है, एक वर्ड होता है। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी? तो फिर से क्वेश्चन आ गया है, हर्बर्ट ने। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ यूजेनिक्स? फादर ऑफ यूजेनिक्स किसे बोला जाता है? एक वर्ड जो है यूजेनिक्स, उसको गाल्टन ने दिया था, और इसका मतलब क्या होता है कि हम जो है वो इंटेलिजेंट लोगों का एक ब्रीड या एक इंटेलिजेंट लोगों का एक रेस तभी बना सकते हैं जब हम इंटेलिजेंट लोगों की एक साथ शादी कर दी जाए। तो इसका मतलब यही है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है। ब्लूम्स के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अनुदेशात्मक उद्देश्य से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा रिलेटेड नहीं है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव? कॉम्प्रिहेंशन तो होता है, नॉलेज भी होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग कोई भी उनका स्टेप वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, एनालिसिस भी होता है। तो